हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। एक ऐसी वीडियो जिसे मैं आपको सच में दिखाना चाहता था और ये बहुत स्पेशल है क्योंकि यह दुनिया में अकेली जीवित देवी के बारे में है। ये बहुत ही अजीब और साथ ही साथ दिलचस्प बात है भाई, और ये बात है नेपाल की, जहाँ मैं इस वक्त हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं अभी कोपान मोनेस्ट्री में हूँ, जो एक बौद्ध मोनेस्ट्री है, और मेरे पीछे कुछ छोटे साधु सन्यासी खड़े हुए हैं। इन सब को रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत दिन लग गए। मैंने बहुत जगहों की रिकॉर्डिंग की है, इसलिए मुझे बेहद अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ की जीवित देवी कुमारी के बारे में बात करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं, जिससे आपको नेपाल की संस्कृति के बारे में पता चलेगा। आप समझ पाएंगे कि ये इस खूबसूरत देश में कैसे रहते हैं। हम जानेंगे यहाँ के लोग कैसे हैं, इनका रोज का रहन सहन कैसा है। शुरू करते हैं और जानते हैं दरबार स्क्वायर के बारे में, जो शहर का सबसे बड़ा स्क्वायर है मेरे दोस्त। तो चलिए काठमांडू के दरबार स्क्वायर चलते हैं। मुझे ये लोग बहुत पसंद हैं। ये हर बार मेरे आसपास आने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दरबार स्क्वायर बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक स्क्वायर नहीं है, बल्कि यहाँ पूरी आबादी अपना जीवन यापन करती है। जैसा आप देख सकते हैं, नेपाल के लोग बहुत दयालु और दिलचस्प होते हैं। वैसे तो ये इंडिया के पास ही रहते हैं, लेकिन ये इंडियंस के जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। जानने की बात ये है, नेपालियों का राष्ट्रीय झंडा ना तो चौकोर है, ना आयताकार, यह दो त्रिकोण जैसा दिखता है। 2015 के भूकंप के बाद ज्यादातर जगह पर अभी भी काम चल रहा है। चूंकि इसमें काफी समय लगता है, इसलिए काम अभी भी जारी है। यहाँ पर और भी दरबार स्क्वायर्स हैं, तो चलिए वहाँ चलते हैं जिसकी बनावट सबसे अच्छी है, जो कि काठमांडू के पास एक छोटे से गाँव में है। तो चलिए इसे देखते हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस काफी गजब का होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। हम हैं अभी काठमांडू के एक बाहरी गांव भक्तपुर में। हम यहाँ बस से आए हैं, जो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा साधन है। यहाँ के लोकल लोग हों या फिर टूरिस्ट हों, ज्यादातर लोग बस का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। पहुँचने के बाद हमें यहाँ अनाज को सुखाने की जगह दिखी। आप फुटेज में देख सकते हैं इसे। मैं आपको यहाँ एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने नोटिस किया है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ भक्तपुर के दरबार स्क्वायर में, मुझे सबसे ज्यादा टूरिस्ट देखने को मिले। इन बनावटों को देखिए, ये लाजवाब है। यह है ग्रेट पगोड़ा। भूकंप के बाद भी इसे और इसके आसपास की जगहों को बहुत अच्छे से बनाए रखा गया है। आप देख सकते हैं। ये देखिए इन्होंने क्या रख दिया है मुझ पर। इस छोटे से फूल को देखिए जिसे इन्होंने लगाया, और इन्होंने मुझे नेपाली पेय, जो शराब की तरह होती है, उसके लिए भी आमंत्रित किया है। मैं इंतजार कर रहा हूँ उनके इसे लाने का, और साथ में फोटो भी खिंचाना है भाई। इसकी गंध बहुत तेज है। Good, I like it. My son. काफी मजेदार लोग हैं। एक दरबार यहाँ स्क्वायर पाटन में भी है। हम इसकी संस्कृति के बारे में और भी जानेंगे क्योंकि यह हमारे कैलेंडर से कुछ साल या दशक आगे है। फॉर एग्जाम्पल अभी 2023 चल रहा है, वहीं यहाँ नेपाल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 2074 के अंत में है, यानी कि लगभग 50 वर्षों का अंतर है यहाँ। तो यहाँ के कैलेंडर में ये फर्क है मेरे भाई। तो अब हम उनके मंदिरों के बारे में और जानेंगे, और काठमांडू का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है बौद्धनाथ, जो एक महान स्तूप है, जो कि काफी नामी है। तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ सभी भक्त स्तूप के चारों ओर घूमते हैं, और मुझे लगता है वो बुद्ध की आंखें देखने आते हैं।
एक अविश्वसनीय स्तूप है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें बड़े ही दिलचस्प लोग देखने को मिल रहे हैं। नेपाल की आबादी मेरे लिए रोचक रही है और एक बार फिर हम पशुपतिनाथ जाएंगे और वहाँ का भी नजारा देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। आपको याद है, मैं वाराणसी में था जहाँ लोग मृतकों का अंतिम संस्कार नदी किनारे करते हैं और यहाँ पर भी वैसा ही होता है। काठमांडू की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन कभी कभी आपको महसूस होता है कि ये बाकी दिनों की तुलना में और भी ज्यादा है। और आज अभी यहाँ पर बहुत भयानक नजारा है। ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा और खतरनाक है। फिर भी आप इसकी तुलना इंडिया से नहीं कर सकते, जो कि दोनों में ही आगे है। मैं हैरान हूँ क्योंकि गंगा नदी, जो कि उनके लिए बहुत पवित्र मानी जाती है, इतनी पवित्र कि वह उनके लिए देवी की तरह पूजनीय है, लेकिन फिर भी इतनी प्रदूषित है। यहाँ भी वैसा ही देखने को मिलता है। चौंकाने वाली बात यह है कि एक छोटी सी नदी होने के बावजूद पानी में आपको बोतलें, गंदगी और कचरा देखने को मिलेगा। और तो और यहीं पे लोग अंतिम संस्कार भी करते हैं। इस जगह के आसपास भगवा रंग के कपड़े पहने कुछ रहस्यमयी साधु होते हैं इंडिया की तरह, और यहाँ ढेर सारे बंदर भी हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। गंगा नदी में ऐसे प्रदूषण होना ये बहुत ही अजीब है और दुखदाई है। इसके अलावा ये बहुत ही अलग है। जब मैं रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद वहाँ था, तभी एक खास इंसान का दाह संस्कार शुरू हुआ और मुझे लगता है जो इंसान मरा है वह धन और शक्ति से भरपूर रहा होगा। ये सब सच में बहुत अजीब था। इसे देखें मेरे पीछे, वह लाल बिंदु आग है जहाँ वे उसे जला रहे हैं। इस जगह की एक और खासियत ये है कि 70 के दशक में कई हिप्पी यहाँ आए थे, जिनमें से कुछ यहीं रुक गए और वे अभी भी यहीं रहते हैं। नेपाली संस्कृति के बारे में बात करते हुए दुखद पर सच बातों को हम जानेंगे, और वह ये है कि यहाँ विधवाओं को समाज में बहुत बुरी तरह से देखा जाता है, क्योंकि ये यहाँ ऐसा है कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नियों को दोष दिया जाता है। पुराने जमाने में लोग पति की मृत्यु के बाद विधवाओं को अपना सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर करते थे, और सब कुछ छोड़ने से मेरा मतलब बस अच्छी चीजें ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी से भी है। बिल्कुल सही सुना आपने। इन विधवाओं की हत्या कर दी जाती थी ताकि वे अपने पति से मरने के बाद वापस जुड़ सकें। पशुपतिनाथ में हमने उनके सम्मान में बनाए गए कुछ स्मारक देखे, और सम्मान से मेरा मतलब ये है कि याद रखने के लिए उन्होंने क्या किया। तो हम ये कह सकते हैं कि नेपाल केवल जाति प्रथा वाला देश ही नहीं बल्कि यह पुरुषवादी भी है। और इसके साथ ही मैंने आपको गरीब विधवाओं के बारे में भी बताया। एक और महत्वपूर्ण बात, उनका बेटा होना भी बहुत जरूरी माना जाता है। यहाँ पशुपतिनाथ में शमशान में माता पिता की चिता में आग लगाने के लिए जरूरी है बेटे का होना, और अगर यह काम बेटी करती है तो उसे अगले जन्म के लिए बुरा माना जाता है। यहाँ नेपाल में शादियाँ भी एक ही जाति के लोग में की जाती है, और आज भी बहुत सी शादियाँ उनके परिवारों द्वारा ही करवाई जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ जगहों पर ऐसा नहीं भी है। यह महिलाओं के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि वे अपने परिवार से पूरी तरह से अलग हो जाती है और वे अपने पति के परिवार का हिस्सा बन जाती है। हालांकि वे अपने पति से प्यार करती हैं, लेकिन अपने माता पिता और परिवार के साथ संबंधों को त्यागना उनके लिए बुरा भी है। तो नेपाल में अभी भी पुरुषवादी सोच है और काफी सारे अंधविश्वासी सोच भी यहाँ मौजूद हैं। मैं इन बातों को यही रोकता हूँ और कुछ स्पेशल बातें आपको बताता हूँ। इत्तेफाक से मैंने इन दिनों दिवाली का त्योहार मनाया, जो हिंदुओं का नया साल है, और मैंने सड़कों पर लोगों को यह त्योहार मनाते देखा। यह यूरोप में मनाए जाने वाले नए साल से बहुत अलग था, लेकिन यह बहुत दिलचस्प था। और वे आकृतियां जो ये जमीनों पर, घरों, दुकानों और होटलों के सामने बनाते हैं, और खास करके वो छोटे छोटे उत्सव जिन्हें मैंने सड़कों पर देखा। नए साल का एक्सपीरियंस यहाँ बिल्कुल ही शानदार और काफी मस्ती भरा रहता है भाई। अंत में हम नेपाल की एक दुखद परंपरा के बारे में जानेंगे, जो कि डायरेक्टली जीवित देवी कुमारी के विषय से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। और ये जुड़ा है महिलाओं के मासिक धर्म के साथ। पहला मासिक धर्म, इन लड़कियों को पहाड़ पर ले जाया जाता है। वे अपने घर और मंदिरों में भी नहीं जा सकती, जिस वजह से कई ठंड और कुछ सांप के काटने से मर जाती है।
तो सीधे तौर पर ये कुमारी देवी से रिलेटेड बातें हैं जो कि उनकी कठिनाइयों और परेशानियों को बता रहा है। और आप जानेंगे कि इसी वजह से कैसे खत्म हो जाती है नेपाल की कुमारी की छोटी सी जिंदगी, क्योंकि जब उनका पहला मासिक धर्म आता है तब उन्हें कुमारी के पद से हटा दिया जाता है। मुझे लगता है मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है और अब समय आ गया है वहां जाने का और उनसे बात करने का कि कुमारी होने का क्या मतलब होता है। और यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पवित्र, मासूम और कुंवारी। वास्तव में ये बहुत छोटी लड़कियां हैं जो एक कठोर प्रक्रिया के बाद देवी तालेजू के पुनर्जन्म के रूप में चुनी जाती हैं। और इन लड़कियों को तभी चुना जाता है जब वे एक निश्चित जाति, शाक्य जाति और नेवर समुदाय से हो। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता। यह छोटी लड़की जिसकी उम्र लगभग 2 से 3 साल है, जो जाहिर तौर पर कुंवारी और पवित्र है, उन्हें 32 लक्षणों को पूरा करना होता है। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे बोला जाता है, लेकिन ये बुद्ध की तरह ही शारीरिक और मनोवैज्ञानिक गुण होते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो लोग इनको चुनते हैं वे दोनों धर्म, बौद्ध और हिंदू धर्म के पुजारी और एक ज्योतिषी होते हैं। मुझे लगता है उनके पास होना चाहिए हिरन की तरह पैर और बत्तख की तरह स्पष्ट आवाज। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब बिल्कुल सच है। और ये चीजें तो बहुत बेसिक थी। अभी और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक उनके पास सुंदर दांत होनी चाहिए और वह कभी भी किसी बीमारी से पीड़ित ना रही हो। ये भी बहुत जरूरी है कि उनके बाल काले हों, बिल्कुल उनकी आंखों की तरह। और उनकी राशि उनके देश के राजा की राशि के समान होना चाहिए। मुझे लगता है ज्योतिषी के मौजूद होने की वजह यही है। इस सब के बीच सबसे बड़ी बात, उस लड़की को एक धर्म क्रिया से गुजरना होता है जो बहुत भयानक और मुश्किल है। उन्हें यह साबित करना होता है कि वे बहादुर और साहसी भी हैं। जरा सोचिए, वह बेचारी छोटी बच्ची जिसे इस कठिन चयन की प्रक्रिया के बाद एक सिंहासन पर बैठा दिया जाता है और उसे महान समारोह देखने पर मजबूर किया जाता है जहां कई भैंसें, बकरियों की बलि दी जाती है। वे उनके सर काटकर और बिना सर के उनके शरीर के आसपास खून से भरी जगह पर नाचते हैं। और वह लड़की थोड़ा सा भी डर नहीं दिखा सकती। अगर डर गई या रो गई तो वो कुमारी नहीं बन सकती। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। क्या हो रहा है? आपसे मिलकर खुशी हुई। चलिए ठीक है भाई। और ये देखिए, मुझे यहाँ काठमांडू के पहाड़ों के बीच इस आश्रम में एक स्पेनिश मिला जो मेरे चैनल का फॉलोअर भी है। ये दुनिया सच में बहुत छोटी है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, ये लड़कियां स्कूल नहीं जाती है, ये अपने घर पर ही पढ़ती हैं। ये लड़कियां देवी की तरह ही कभी कुछ बुरा नहीं कहती। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी उन्हें उनके नाम से नहीं बुला सकते, वे उन्हें देवी ही बुलाते हैं, क्योंकि वे लोग सच में इसे देवी ही मानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनके पास पहले से ज्ञात शक्तियाँ होती हैं, यहाँ तक कि बीमारियों को ठीक करने की शक्ति भी। ऐसा भी माना जाता है कि उन्हें देखना सौभाग्य की बात होती है। और हम काठमांडू में एक कुमारी को देखने गए थे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल में ये कुल 10 है, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जो काठमांडू में है। No, it's to me. हमने अभी कुमारी को देखा, वह अभी बालकनी में आई थी। ये बहुत छोटी लड़की है, शायद 4 या फिर नहीं, लगभग 3 या 5 साल की। उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे जिसमें पीली चमकदार जरी भी थी। उसकी आंखों के पास से एक लंबी लाइन थी जो उसके बालों तक जा रही थी। यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से बच्चों के खेलने की आवाजें कैसे आ रही है, क्योंकि जैसा कि मुझे लगता है कि कुमारी के महल में उसके दोस्तों के आने की अनुमति नहीं है। ये शायद ये देवी कुमारी की ही आवाजें हैं। उनकी फोटो और वीडियोस लेना नामुमकिन है। वह दिन में 1-2 बार बालकनी में आती है ताकि आम लोग उसे देख सके। उन लोगों की अच्छी किस्मत के लिए। और सुरक्षा काफी है जिससे कोई तस्वीरें नहीं ले सकता। और इसके साथ मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। और ये जो सरप्राइज है भाई, वो बहुत बहुत स्पेशल है। और यह है कि हम नेपाल में और भी कुमारी ढूंढ सकते हैं। हालांकि काठमांडू की कुमारी सबसे महत्वपूर्ण है जिसे हम नहीं देख पाए, लेकिन मुझे पटन की छोटी देवी का पता मिला है। लेकिन जब मैं उसे देखने के लिए वहां पहुंचा तो ये कुछ हुआ। मैं सच में बहुत निराश हूँ। तो सुबह का ये वक्त और अभी घड़ी में 8 बज चुके हैं। मैं इस गाड़ी में हूँ और मैं अपने हॉस्टल अभी वापस जा रहा हूँ। मैं पिछले 2 हफ्ते से एक लड़की से बात कर रहा हूँ जो कुमारी के परिवार की दोस्त है, और मेरी उनसे सुबह 8 बजे मिलने की बात तय हुई थी। मुझे वे सम्मान देने वाले थे और कुछ बहुत ही अविश्वसनीय होने वाला था, क्योंकि उन्होंने मुझे पाटन के महल में जाकर कुमारी की फिल्म बनाने की अनुमति दी थी और उनसे बात करने की भी, और वो मुझे वहां जाने देने वाले थे। आज मैं उनसे सुबह 8 बजे मिलने वाला था, लेकिन ठीक 10 मिनट पहले उन्होंने मुझसे कहा कि अफसोस है कि आप नहीं आ सकते।
हम कर भी क्या सकते हैं, ये भगवान का काम है और यह बहुत शर्मिंदा करने वाला था। बाद में उन्होंने मुझसे बताया कि इसका संबंध कुछ रीति रिवाजों से है जो उन्हें करना है। उन्होंने अच्छे से इस बारे में नहीं बताया, लेकिन मेरी दोस्त तमायो को अंदर जाकर उनसे मिलने और उस छोटी कुमारी को रिकॉर्ड करने का भी मौका मिला। तो ये बहुत खास बात है, क्योंकि आप पाटन की इस कुमारी की कुछ वीडियोस देखेंगे जिसमें उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई मेकअप नहीं है, कम से कम पूरी तरह से तो नहीं है, और वह सभी गहनों के बिना है जो उसे पहनाए जाते हैं। जब भी कोई त्योहार होता है तब वे गहने पहनाए जाते हैं। यकीन नहीं हो रहा है कि ये हमारे पास मिल चुका है और मैं आपको ये रिकॉर्डिंग्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर आप कुमारी की रिकॉर्डिंग नहीं देख सकते, देवी कुमारियों में से किसी की भी नहीं। इसलिए थैंक यू वेरी मच कार्ल्स तमायो मुझे पाटन की कुमारी की इन तस्वीरों को देने के लिए। अब हम वापस जाएंगे इन सभी चीजों की शुरुआत पर, इन देवी कुमारियों के जीवन के अंत में। मेरा मतलब है देवी के रूप में उनका जीवन, जैसे ही उनका पहला मासिक धर्म होता है। जैसा कि मैंने कहा था, उन्हें सीधे महल से निकाल दिया जाता है। सोच कर देखिए, जो इंसान बचपन से 2-3 साल की उम्र से कभी इस जगह से बाहर नहीं निकली, जिसने कभी सामान्य जीवन नहीं जिया, सिर्फ कुछ दिनों के अलावा, उसने अब तक के जीवन में कभी सड़कों पर कदम नहीं रखा, वह कभी खेलने के लिए बाहर नहीं गई, उसका कभी कोई दोस्त नहीं रहा, कभी बाहर के लोगों से मिलना नहीं, और अचानक से उसे घर वापस भेज दिया जाए। उसे काम करना होगा, जीवन यापन करना होगा, उसे बाहर जाना है, बातचीत करनी है, लोगों से मिलना है। ये सच में बहुत मुश्किल है। मैंने एक पुरानी कुमारी को यह बोलते देखा है कि कैसे शुरुआती महीनों में सड़क पर चलते वक्त उसके पैर कांप रहे थे। यह कितना बड़ा झटका होता होगा। एक पुरानी मान्यता है कि अगर आप कुमारी से शादी करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन यह सब पुरानी मान्यताएं हैं और अफवाहें हैं जो फैलाई गई है। जहां तक मुझे पता है यह सब झूठ है, यह बस लोगों द्वारा कही गई बातें। और एक चीज पर जोर डालना चाहूंगा जो मैंने देखी जब मैं काठमांडू के कुमारी को देखने गया था, जो सबसे खास है। उनकी एक खिड़की में से मैंने एक गुड़िया देखी। ये बहुत सामान्य बात है, कौन सी लड़की गुड़िया से नहीं खेलती, लेकिन आखिर में यहाँ पर आप एक देवी को गुड़िया से खेलते देखेंगे। सच में मुझे बहुत दिलचस्प लगा। मुझे यह जगह बहुत पसंद आई। मैं इसे और जानने के लिए यहाँ दोबारा आना चाहूंगा। मुझे यह बहुत पसंद आया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, न केवल कुमारी के बारे में, क्योंकि मुझे यकीन है इसने आपको प्रभावित जरूर किया होगा, लेकिन इस संस्कृति के इतने अद्भुत होने के कारण भी मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे और ढेर सारा प्यार देकर इसे शेयर भी करेंगे। यहाँ रोशनी की कमी हो रही है क्योंकि मैं यहाँ कोपान मोनेस्ट्री पर आया हूँ सूर्यास्त देखने के लिए। मैंने यहाँ के नज़ारे आपको नहीं दिखाए हैं, लेकिन अब आप उन्हें देख सकते हैं। ये पूरा काठमांडू बहुत शानदार है और मैं पहाड़ के पीछे से आ रही सूरज की आखिरी लाल किरणों को देख रहा हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आज मैं यहीं रुककर इसका मजा लेना चाहूंगा। ये मेरा एशिया का आखिरी दिन है। कल मैं वापस घर जाऊंगा। बहुत सारे रोमांच अभी आने वाले हैं, खुशियों से भरे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।